स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड का डिस्कशन शुरू किया था। ठीक है, एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, और इसी को ऑर्थो इफेक्ट नाम दिया था। ठीक है, और उसका कारण क्या था? तो दो कारण हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला कारण कि भाई एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन प्रिवेंट्स द कोप्लेनरिटी ऑफ द COH विद द बेंजीन रिंग, और कोप्लेनरिटी अगर मेंटेन नहीं हो पाएगी तो क्रॉस कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। क्रॉस कंजुगेशन नहीं होगा तो कंजुगेट बेस यानी बेंजोएट आयन में नेगेटिव चार्ज का इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होगा C डबल बॉन्ड O के साथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी को हमने नाम क्या दिया था? स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। समझ में आ रही बात? स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और दूसरा ऑर्थो इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से दो एग्जांपल डिस्कस कर लिया था। NO2 ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे कर लिया था, CH3 ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे कर लिया था। तीसरा जो हम लोग का एग्जांपल होगा, अच्छा, हेलोजेंस की अगर बात किया जाए, ठीक है, सपोज अगर मान लीजिए हम यहां Cl की बात करें, यहां आपका Cl हो गया और आपका D केस क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो फिर से हम लोग ने डिस्कस करके रखा है कि भाई अगर हेलोजन अगर लगा रहे, सेम हेलोजन डिफरेंट साइड पे आपने लगा दिया है, तो होगा क्या? यहाँ हेलोजन सर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन जब ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो इसका नेचर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का तो है ही है, ठीक है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन से एडिशनल इफेक्ट लगा देगा, प्लेन को रोटेट कर देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। समझ में? जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज्यादा। और बाकी हेलोजेंस में एक बात और पढ़ा है, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ -I, तो वो बात भी नहीं बोलना है। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन से एक्स्ट्रा ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा। तो यानी यहाँ आंसर बड़ा सीधा, ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और ए और बी में ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, जो सिर्फ -I से एक्सप्लेन नहीं होगा। इसके लिए एडिशनल ऑर्थो इफेक्ट से भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, ये बात बोलनी पड़ती है। सी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, तो दो बातें याद करना है, हेलोजेंस में डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ -I इफेक्ट, और ऑर्थो पोजीशन से इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड देयर इज आल्सो ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और अगर एग्जांपल देखा जाए, अगर मान लीजिए हम, ठीक है, यहां अगर फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन हो गया। तो ये आपके डिफरेंट केसेस हो गए ऑर्थो पोजीशन से। अब यहाँ क्या लॉजिक है? यहाँ लॉजिक ये है, फिर से समझने की कोशिश करिए कि ये जो स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, इसके प्लेन के रोटेट करने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, ये इंक्रीज करती है जब यहाँ ग्रुप का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ये एटम हो गया, ये और बड़ा एटम हो गया, ठीक है, और इधर चलते गए तो इसकी साइज क्या हो गई? बहुत ही बड़ी हो गई। समझ वाली बात? ठीक है, तो आयोडीन का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ हेलोजन का साइज इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे ये जो COH है, इसका प्लेन क्या होगा? रोटेट करने की टेंडेंसी। फिर से समझने की कोशिश करिए, जो प्लेन रोटेशन है ये एक टेंडेंसी है, और इस टेंडेंसी को आप इंक्रीज करेंगे एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। ठीक है, तो एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, ठीक है, कोप्लेनरिटी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, क्रॉस कंजुगेशन ज्यादा प्रिवेंट हो जाएगा, और इससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लें एज द साइज। लेकिन ये स्पेसिफिक केस डिस्कस करें, ऑर्थो पोजीशन से हेलोजेंस को अगर आप वेरी करते हैं, ठीक है, तो एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, ठीक है, extent of ortho effect increases। extent of ortho effect increases कहने का मतलब कि कोप्लेनरिटी के लॉस कराने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी।
ठीक है, ये तो सेम प्लेन में आना ही नहीं चाहेगा, इतना बड़ा एटम ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो क्रॉस कंजुगेशन एकदम प्रिवेंट हो गया, ऐसा समझेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इंक्रीजेज एक्सटेंट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन इंक्रीजेज एंड सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एंड सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, तो खाली एक लाइन याद रखना है कि अगर हेलोजन सेम हेलोजन्स अगर आप वेरी कर रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, फिर से समझिए, हर चीज में एक स्पेसिफिक लॉजिक डिस्कस हो रहा है, उसके आधार पे आंसर की बात हो रही है। कोई कहे सर इससे पहले तो आप -I की बात करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सेम हेलोजन डिफरेंट साइड पे होता था तब वो बात करते थे फिनॉल के केस में। ठीक है, अभी डिफरेंट हेलोजेंस हैं तो यहाँ जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो ऑर्थो इफेक्ट है ऑर्थो पोजीशन से, तब उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एज द साइज इंक्रीजेस कोप्लेनिटी के लॉस की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी जो केसेस है उनको देखा जाए। फोर्थ एग्जांपल देखा जाए, अच्छा थर्ड फोर्थ फिफ्थ एग्जांपल देखा जाए। COH OCH3 OCH3 आपका मेटा पोजीशन पे, OCH3 पैरा पोजीशन पे, और बेंजोइक एसिड के साथ अगर कंपेयर किया जाए एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहां ऑर्डर क्या आने जा रहा है। अच्छा, OCH3 का अगर इफेक्ट देखा जाए, फिर से वही बात, यहां से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला कौन सा इफेक्ट लग गया, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, प्लस आर है -I ये सब अपनी जगह है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट से ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ तो ये बढ़ा देगा। ठीक है, यहां आपका -I ओनली, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला काम। ठीक है, यहां देखा जाए, यहां प्लस आर हो गया और -I हो गया, नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजता है तो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने वाला काम हो जाएगा, और वो रेफरेंस केस हो गया। अब यहां एक बात समझने की है, यहां ऑर्थो इफेक्ट लगा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने जा रही है, बढ़ने जा रही है। हालांकि इसके अपने इंटरनल इफेक्ट्स कौन से, ये प्लस आर इफेक्ट लोन पेयर है तो ये प्लस आर लगाना चाहता है। अगर मान लीजिए ऑर्थो इफेक्ट की बात यहां नहीं रहती, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि प्लस आर लगता है, -I मैक्सिमम लगता है, लेकिन ओवरऑल तो प्लस आर ही लगेगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को तो ये इफेक्ट घटा देता है। लेकिन अब क्या है, ऑर्थो इफेक्ट लग गया है तो लॉस ऑफ कोप्लेनिटी की टेंडेंसी है, एसिडिक स्ट्रेंथ ओवरऑल बढ़ती है। ठीक है, तो यहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है और यहां भी -I से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, अब कायदे से अगर सोचा जाए तो हम लोग कहते हैं भाई ऑर्थो इफेक्ट थोड़ा सा एक मजबूत इफेक्ट होता है, तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, उसके बाद हमने कहा -I ओनली, उसके बाद क्या कहा, उसके बाद D हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, D हो गया, उसके बाद C हो गया, क्योंकि C में क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, ये -I ओनली लग रहा है, ये ऑर्थो इफेक्ट, ये आपका -I ओनली लगा और इसमें प्लस आर इफेक्ट लगा, -I मैक्सिमम लगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट के कारण हम लोग इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कर रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन है तो सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, लेकिन और इसमें अगर एग्जैक्ट बात जानी जाए, ठीक है, ये भी ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है और ये -I ओनली से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है,
और जनरली ऑर्थो इफेक्ट का एक्सटेंट डोमिनेट करता है, समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकलिटी ये पाई गई कि दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर ही होती है। तो अगर पी के वैल्यूज की बात करें तो 4.09 और यहाँ भी आपका 4.09, पी के वैल्यू बराबर है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसा बराबर वाला ऑप्शन जनरली नहीं होता है, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट समझने के लिए हमने आपको बताया। अब फर्दर एक्सप्लेनेशन की सर या तो ऑर्थो इफेक्ट उतना प्रॉपर लगा नहीं जितना लगना चाहिए था, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करें, तो वो सब नहीं चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सिंपली समझें कि हमारे लिए जो ऑप्शन है वही है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा हो गई, फिर -I ओनली के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, बढ़ जाएगी, फिर आपका रेफरेंस केस, फिर आपका OCH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट फ्रॉम द पैरा पोजीशन। अपने समझने के लिए ये याद रखेंगे इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होती है, ठीक है। ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया, ये भी बढ़ाया, ठीक है। तो ओवरऑल तो ये एक्सपेरिमेंटल बात ही हो गई, ठीक है। तो इसीलिए स्टेटमेंट हमने शुरू में क्या लिखवाया था, एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ पोलैरिटी। ये नहीं लिखवाया कि इंक्रीज करके एकदम टॉप पे पहुंचा देता है, समझ में आ रही बात। हाँ, लेकिन जनरली ये इफेक्ट बड़ा डोमिनेटिंग होता है तो हो जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक की बात हो जाती है। तो ये यहाँ ऑर्डर याद रखिएगा और अपने समझने के लिए एक प्रैक्टिकल वैल्यू याद रखिएगा कि ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर भी होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इस तरह की अगर बात पूछे तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, तो OCH3 का हम लोगों ने केस कर लिया। इससे पहले भी फिनॉल में जब OCH3 का डिस्कशन किया था तो वहां भी कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कि फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन पे अगर वो CH3 लगाते हैं तो उनकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट हम लोगों ने बराबर की थी। तो वो CH3 में थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, 6th केस, यहां आपका OH हो गया, ठीक है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर समझा जाए, अच्छा ये इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम याद रखेंगे सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो इसमें बोलने के लिए तो आप यहां से क्या बोल देंगे, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहां आपका -I ओनली और यहां आपका +R-I, नेट +R डोमिनेट कर रहा है और रेफरेंस केस। और यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ए की ज्यादा भी होती है, काफी ज्यादा होती है, इनफैक्ट कोई कंपैरिजन नहीं है बी से। उसके बाद आपका OCH3 में ही थोड़ा सा आपको क्लोज वैल्यूज आ जाती हैं, तो वहां थोड़ा सा 1-2 केस आप याद कर लेंगे। बाकी तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो इज मोर देन बी। उसके बाद आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सी हो गया। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ एक बात समझने की है कि यहाँ जो ए का एक्सप्लेनेशन है ऑर्थो इफेक्ट का, वो थोड़ा सा अलग है, उसको समझा जाए। ए में क्या है, अगर C डबल बॉन्ड OH की बात करें और यहाँ OH, अगर आप यहां से H+ निकाल देते हैं, ठीक है, तो जो कंजुगेट बेस बनता है C डबल बॉन्ड वो माइनस, यहाँ निगेटिव चार्ज है, और यहाँ O, यहाँ H, और यहाँ क्या है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किस में बन रहा है, कंजुगेट बेस में, कंजुगेट बेस में, ठीक है। तो कंजुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन। और यहाँ चिलेशन, ये निगेटिव चार्ज का इंटरेक्शन Δ+ के साथ होता है, ठीक है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग चिलेशन है, काफी बढ़िया चिलेशन होता है, ठीक है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको बेटर चिलेशन नाम दे दिया, बेटर चिलेशन। और किलेशन क्या था, बेसिकली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर से इसको हम एक्सप्लेन करें।
Why salicylic acid is a very strong acid? Because after donating H plus in the conjugate base there is a intramolecular hydrogen bonding, ठीक है, which is relatively very strong than normal intramolecular hydrogen bonding, because यहाँ नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है डेल्टा प्लस चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन, तो काफी बेटर चिलेशन इसको माना जाता है। तो इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो सैलिसिलिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगेन ये जो एक्सप्लेनेशन है ये ऑर्थो इफेक्ट के डोमेन में ही आता है, समझ में आ रही बात? तो हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन से अगर हो रहा है कंजुगेट बेस में तो वो भी क्या हो गया, ऑर्थो इफेक्ट की ही कैटेगरी हो गई। समझ में आ रही बात? तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण, समझ में आ रही बात? इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में ट्रेमेंडस इंक्रीज होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ बेटर चिलेशन, ठीक है। जैसे बेटर चिलेशन क्यों कह रहे हैं उसको भी एक बार हम समझाएं। जैसे कुछ लोग कहते हैं यहाँ एक निगेटिव फैक्टर देते हैं, जैसे इसको हम यहाँ एक्सप्लेन करें। कुछ लोग कहते हैं सर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां भी है, देखिए C डबल बॉन्ड OH और यहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, और ये देखिए सर ये भी आपका क्या है, चिलेशन। यहां इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और यहां डेल्टा प्लस चार्ज है। समझ में आ गया? ये चिलेशन दिख रहा है, हाँ ये चिलेशन दिख रहा है। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर ये तो देखिए इसमें चिलेशन था, ध्यान से सुनिएगा, इसमें सर चिलेशन है किसमें, कंजुगेट एसिड में, कंजुगेट एसिड में। और आप याद करने लगेंगे सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपने कुछ पढ़ाया था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वहां H प्लस निकल नहीं पाता है। समझ में आ रही बात? तो उसके निकलने में दिक्कत हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऐसा आपने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अगेन जब उस एक्सप्लेनेशन पे आप आएंगे तब हमको यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा कि हाँ आपकी बात सही है, कंजुगेट एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन को निकालने में दिक्कत पैदा हो रही है, लेकिन ये दिक्कत ओवरकम हो जाएगी बाय दिस बेटर चिलेशन। समझ में आ रही बात? H प्लस निकलने के बाद जो चिलेशन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें रिलीज, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी क्या है, जितना स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये डायरेक्ट निगेटिव चार्ज इसके साथ इंटरेक्शन करने लगता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, ये बेटर चिलेशन में आता है, जिसके कारण हम इसकी बात नहीं करते हैं कि भाई कंजुगेट एसिड में चिलेशन हुआ उसके इफेक्ट की बात अब नहीं करेंगे, क्योंकि काफी बेटर चिलेशन हुआ है, निगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द डेल्टा प्लस ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? ठीक है। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लिए इन द कंजुगेट बेस, और ये भी ऑर्थो इफेक्ट ही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा, अगर आप वैल्यूज देखेंगे, वैल्यूज यहां हालांकि हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, तो वैल्यूज देखेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में काफी ज्यादा इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर इसी क्वेश्चन में, ठीक है, अब ये नंबरिंग क्या थी, मे बी 5 नंबरिंग रही होगी, ठीक है। इसी केस में अगर एक और ऑप्शन डी होता, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड करें, एक और ऑप्शन डी होता, ठीक है, यहाँ OH हो गया, यहाँ आपका OH हो गया, ठीक है, तो हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स, इसमें बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट फ्रॉम बोथ साइड, ऑर्थो इफेक्ट फ्रॉम बोथ साइड, समझ में आ रही बात? और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में ट्रेमेंडस इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं, ऑर्थो इफेक्ट इन बोथ साइड। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश करिए, अगर जनरलाइज्ड कोई एग्जांपल रहता, यहां COH है, यहां आपने ग्रुप लगा दिया, तो ये ग्रुप इसकी कोप्लेनिटी को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। दोनों तरफ आपने ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो इधर से भी ऑर्थो इफेक्ट और इधर से भी ऑर्थो इफेक्ट, दोनों तरफ से ऑर्थो इफेक्ट, समझ में आ रही बात? तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा इंक्रीज करेगी,
ठीक है, तो इधर से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी ऑर्थो इफेक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, अब तो ये प्लेन में आना ही नहीं चाहेगा, ये क्या है परपेंडिकुलर प्लेन में ही रह जाएगा, सेम प्लेन में आने की टेंडेंसी इसकी एकदम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म, जितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा उतनी समस्या होगी इसको प्लेन में आने में, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दोनों तरफ ग्रुप लगा दिया और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसा ही कुछ यहां भी है, लेकिन यहां जो एक्सप्लेनेशन है अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन होगा। जब आप H+ यहां से निकाल देंगे तो अगर हम ऐसे बनाए इसको, अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते, यहां डॉट डॉट, यहां डॉट, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा माइनस, ठीक है, और इधर से भी चिलेशन हो रहा है और इधर से भी चिलेशन हो रहा है। चिलेशन, तो चिलेशन फ्रॉम बोथ साइड, चिलेशन फ्रॉम बोथ साइड will highly increase acidic strength, will highly increase acidic strength। ठीक है, किस में चिलेशन, कंजुगेट बेस में चिलेशन की बात हो रही है, तो या बोल सकते हैं ऑर्थो इफेक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, एक ही बात है, यानी जो हमने एक एग्जांपल लिया था, एक एक कंपैरिजन में डी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात। प्रीवियस अगर एग्जांपल को और कंप्लीट किया जाए तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड हो गया था, सैलिसिलिक एसिड के बाद नंबर किसका आया था, मेटा पोजीशन वाले का, उसके बाद आपका नंबर आ गया था फिनॉल का। अच्छा, थोड़ा सा और इसको करेक्ट किया जाए, 4 ऑप्शन तो उसमें थे ही, ये ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी ई की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई। ऑर्थो इफेक्ट फ्रॉम बोथ द साइड, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे, ये आपका मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ये आपका रेफरेंस केस आपका क्या हो गया था, डी ऑप्शन, ये आपका रेफरेंस केस हो गया था, और फिर उसके बाद सी ऑप्शन हो गया था पैरा पोजीशन पे, सी ऑप्शन पैरा पोजीशन। समझ में आ रही बात। और बोथ ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड। समझ में आ रही बात। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, आप इसको भी आइडिया कर लीजिएगा। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटर चिलेशन, ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखा जाए। ठीक है, तो सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या है, अच्छा अब इसमें एक अलग केस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पे हमने NO2 लगा दिया, यहां CH3 लग गया, यहाँ आपका Cl लग गया, COOH और OCH3 लग गया, ये आपका क्या है OCH3। और ये केस हमारा रेफरेंस केस हो जाएगा किसका, बेंजोइक एसिड का। ये हमारा रेफरेंस केस हो गया। समझ में आ रही बात।
जैसे इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने का आपको सवाल मिलता है, ठीक है, तो ये तो सभी ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ करने का जो तरीका होगा, भाई ऑर्थो इफेक्ट ये सब लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी स्ट्रेंथ में अंतर आ सकता है, लेकिन हम लोग को जो करने का तरीका होगा इसमें क्वेश्चन करने का, तो ऑर्थो इफेक्ट को कॉमन मान लिया जाएगा कि ऑर्थो इफेक्ट तो कॉमन ही लग रहा है, इंडिविजुअल इफेक्ट्स के आधार पे आंसर निकाला जाएगा और वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट के अलावा माइनस आर माइनस आई इफेक्ट, ये आपका कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, नेट कौन सा डोमिनेट करेगा, प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने का इफेक्ट ही लगाता है। ये आपका हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने का इफेक्ट है। और ये आपका प्लस आर माइनस आई इफेक्ट लगाता है, नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है इलेक्ट्रॉन, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का इफेक्ट है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और बिना ऑर्थो इफेक्ट के जो आप आंसर लिखते वही आपका आंसर हो जाएगा, तो मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद आपका नंबर किसका आ जाएगा, सी आ जाएगा, हैलोजन्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। उसके बाद नंबर ई आ जाएगा, रेफरेंस केस का, नहीं सॉरी ई नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि भाई ऑर्थो इफेक्ट तो लग ही रहा है, वो तो कॉमन मान के चल रहे हैं, तो इन सभी से एसिडिक स्ट्रेंथ इन सब की ज्यादा है बिकॉज ऑफ दैट कॉमन ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो इसको तो नंबर इसका लास्ट में ही आएगा बेंजोइक एसिड का। हाँ, अब इन दोनों में कंपेयर करें तो आपने कहा कि भाई प्लस आर इफेक्ट माइनस आई, ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, तो इसका मतलब पीछे चला गया, तो बी हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भेज रहा है, डी हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, ई हो गया। समझ में आ रही बात? इन सभी को आपस में कंपेयर करने, इससे कंपेयर किया आपने तो यहाँ आपने ऑर्थो इफेक्ट बोल दिया, इससे जब कंपेयर किया, लेकिन आपस में कंपेयर किया तो ऑर्थो इफेक्ट को कॉमन मान के इंडिविजुअल इफेक्ट के आधार पे आंसर दे दिया। समझ में आ रही बात? मैक्सिमम जगह ऐसे काम आपका चल जाएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अवेलेबल क्वेश्चन है उसमें तो आपका डेफिनेटली काम चल जाएगा, अनलेस कि बहुत एक्सपेरिमेंटल कुछ पूछ दिया गया, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखा जाए सेवेंथ, अच्छा सेवेंथ में एक एग्जांपल खाली हम लोग देख लेते हैं कि एक स्पेसिफिक एग्जांपल में जहां ऑर्थो इफेक्ट की बात नहीं की जाएगी, ठीक है, तो अमीनो बेंजोइक एसिड, अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, अमीनो बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अमीनो बेंजोइक एसिड कहने का मतलब ये हुआ यहां आपका NH2 हो गया, COOH NH2 और बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो अमीनो बेंजोइक एसिड में पहला पॉइंट याद रखा जाता है कि देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट, इट इज एक्सेप्शन टू ऑर्थो इफेक्ट, या वी विल नॉट कंसीडर ऑर्थो इफेक्ट इन अमीनो बेंजोइक एसिड। तो पहला वी विल नॉट कंसीडर, ये सारे डिस्कशन हो रहा है अपना आंसर निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या इसमें और टिपिकल चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं एक दो पॉइंट, लेकिन जो हमारा आंसर निकालने का तरीका है कि वी विल नॉट कंसीडर ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट का डिस्कशन यहां नहीं होगा, या यहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे। किसके लिए? स्पेसिफिक एक एक्सेप्शनल केस अमीनो बेंजोइक एसिड डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात समझने की कोशिश करिए, NH2 चाहे ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो, चाहे मेटा पोजीशन पे, चाहे पैरा पोजीशन पे, यहाँ एक स्पेशल बात क्या हो रही है
कि आगे चल के हम पढ़ाएंगे कि NH2 एक बेसिक सेंटर होता है, इट इज अ बेसिक सेंटर, बेसिक सेंटर। और यहां COH जो लगा हुआ है वो क्या है, एक एसिडिक सेंटर, एसिडिक सेंटर। समझ में आई बात। और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि भाई H+, देखिए अगर इसको हटाया जाए, हमारा सिस्टम H+ दे रहा है, H+ सोल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और सोल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन आ रहा है तो हम उसको मेजर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो कोई भी सिस्टम H+ सोल्यूशन को देता है और वहां से हम H+ के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां दिक्कत क्या हो रही है कि ये H+ देने वाला सेंटर है और बेसिक सेंटर मतलब ये H+ एक्सेप्ट करने वाला सेंटर है और एक ही कंपाउंड में दोनों सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि ऊपर वाला H+ देगा और नीचे वाला ही एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। कहीं भी लगाओ ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन तो कुछ ऐसा बन जाएगा COO-। समझ में आ रही बात। तो इसने H+ दिया और उसमें से कुछ H+ इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, सभी नहीं। समझ में आ रही बात। तो जैसे मान लीजिए इसने कुछ H+ दिया, उसका कुछ पोर्शन इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये क्या है, बेसिक सेंटर है। तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इसने H+ दिया और उसमें से कुछ इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसने 100 H+ दिया, ठीक है, आपके पास कुछ मोल है, यहाँ से आपको 100 H+ मिला, ठीक है, और 100 H+ में से 60 इसने एक्सेप्ट कर लिया। समझ आ रही बात, ठीक है। तो 60 एक्सेप्ट कर लिया तो 40 H+ ही हमारे सोल्यूशन में बढ़ेगा, उसी का कंसंट्रेशन हमको मिलेगा। इसका मतलब जितना एसिडिक स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उतना आपको नहीं मिला। फिर से लॉजिक समझने की कोशिश करिए कि एक H+ देने वाला सेंटर और उसी मॉलिक्यूल में एक H+ एक्सेप्ट करने वाला सेंटर है। तो हम अगर H+ दे रहे हैं तो कुछ तो सोल्यूशन में जा रहा है, लेकिन कुछ वही बेसिक सेंटर ही एक्सेप्ट कर ले रहा है जो हमारे सिस्टम में मौजूद है। तो अगर यहाँ से H+ निकला और ये एक्सेप्ट कर लिया तो सोल्यूशन में H+ तो बढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ड्रास्टिक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ड्रास्टिक डिक्रीज होगा। और ऐसी स्पीशीज, इसने H+ दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको बोलते हैं ज़्यूटेराइन। ज़्यूटेराइन, ज़्यूटेराइन को डिफाइन किया जाता है डाइपोलर न्यूट्रल स्पीशीज, डाइपोलर न्यूट्रल स्पीशीज, डाइपोलर न्यूट्रल स्पीशीज मतलब दो पोल है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल है एक ही मॉलिक्यूल में और कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। तो डाइपोलर न्यूट्रल स्पीशीज आर कॉल्ड एज ज़्यूटेराइन। तो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन आता है कि भाई अमीनो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू अ फिनोमिनन ऑफ ज़्यूटेराइन फॉर्मेशन। अब ज़्यूटेराइन फॉर्मेशन क्या है कि भाई ये H+ दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि A, B, C इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से बहुत कम हो जाती है। समझ में आ रही बात, बहुत कम हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि इन तीनों में ही ज़्यूटेराइन बन रहा है, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं स्टेटमेंट के रूप में, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अच्छा, ज़्यूटेराइन फॉर्मेशन हर जगह नहीं होगा। जैसे देने वाला सेंटर भी सफिशिएंटली एसिडिक होना चाहिए और एक्सेप्ट करने वाला सेंटर सफिशिएंटली बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप हर जगह ज़्यूटेराइन की बात करने लगेंगे। तो सफिशिएंटली एसिडिक सेंटर होना चाहिए और सफिशिएंटली बेसिक सेंटर भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए ज़्यूटेराइन के बारे में आगे भी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो उसका डिस्कशन अभी नहीं शुरू करेंगे, लेकिन फिर से एक स्टेटमेंट लिख लिया जाए। अमीनो बेंजोइक एसिड्स, अमीनो बेंजोइक एसिड्स आर लेस एसिडिक, इवन फार लेस एसिडिक, काफी एसिडिक स्ट्रेंथ में कमी आती है, आर लेस एसिडिक देन benzoic acid because of zwitterion formation, because of zwitterion formation। ज़्यूटेराइन क्या होता है हमने आपको समझा दिया, और ज़्यूटेराइन फॉर्मेशन से एसिडिक स्ट्रेंथ में कमी क्यों आ रही है ये भी हमने आपको समझा दिया। तो अब समस्या ये है, दो चीजें हमने आपको क्लियर की कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से कम हो गई बिकॉज ऑफ द ज़्यूटेराइन फॉर्मेशन,
सोल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन हमको जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिला। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, इट इज एन एक्सेप्शन टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकाला जाए? तो आंसर निकालने का तरीका यह है कि इन तीनों में आप जो नॉर्मल इफेक्ट कंसीडर करते थे उसके आधार पे आंसर निकालने की कोशिश करिए। ये आंसर निकालने का तरीका है। तो आप यहाँ कहते क्या कि सर यहाँ ये +R इफेक्ट लगाएगा और -I इफेक्ट मैक्सिमम लगाएगा, ये सर यहाँ -I ओनली लगाएगा, और ये देखिए यहाँ +R इफेक्ट लगेगा और -I इफेक्ट क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। तो इन तीनों में ऑर्डर क्या हो गया? तो इन तीनों में ऑर्डर हो जाएगा -I ओनली, ये अच्छी बात। उसके बाद -I मैक्सिमम, +R लग गया तो बेकार है, वहां भी +R लग गया तो बेकार है, तो अनकॉमन फैक्टर -I मैक्सिमम तो A हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया? C हो गया। अब इसके बाद क्या कर देना है? इसके बाद आपको सबसे ज्यादा एसिडिक D को कर देना है। ठीक है, D को सबसे ज्यादा एसिडिक किया और इसको सबसे पीछे कर दिया, बिकॉज इसमें कंसेप्ट ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ज्विटर आयन फॉर्मेशन। तो बेंजोइक एसिड की तुलना में बहुत पीछे चले जाएंगे, ऑर्थो इफेक्ट की बात नहीं करनी है। तो नॉर्मल जो इसके इफेक्ट्स हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं उसके आधार पे आपने आंसर दे दिया। देखिए काफी कुछ इसमें हो रहा है, अमीनो बेंजोइक एसिड में काफी कुछ हो रहा है, लेकिन आंसर निकालने के लिए हम लोग एक लॉजिक डेवलप कर रहे हैं और क्या क्या बातें इसमें हो रही है उसमें 1-2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यानी फाइनली हमको आंसर से मतलब था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इसका नाम भी एक होता है, इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। नहीं, सल्फेनिलिक एसिड नहीं, एंथ्रेनिलिक एसिड। एंथ्रेनिलिक एसिड। ठीक है, तो कहीं कहीं नाम से पूछ देता है एंथ्रेनिलिक एसिड। तो COH और ऑर्थो पोजीशन पे NH2, तो इसको एंथ्रेनिलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अमीनो बेंजोइक एसिड का डिस्कशन कंप्लीट हो गया हम लोग का। अच्छा, उतना ही डिस्कशन कर रहे हैं जितना किताबों में वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में जहां वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, इनके भी वैल्यू का डिस्कशन हर जगह नहीं, लेकिन एक आध किताब में स्टैंडर्ड बुक्स में डिस्कशन आता है, तो उसी आधार पे हम लोग उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना स्टैंडर्ड बुक्स में एग्जाम्पल के साथ, वैल्यूज के साथ चीजों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, यानी हम लोग ने ऑर्थो इफेक्ट का टॉपिक डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब कुछ और चीजें हम लोग समझते हैं। अरेंज इन, अच्छा ऑर्थो इफेक्ट के जितने भी सवाल है फर्स्ट टर्म में सब हो जाएंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, NH3 हो गया। ठीक है, और एक और वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे, H2CO3। ठीक है, इसका हम पीके वैल्यू पहले लिख दें। ठीक है, इन सब के पीके वैल्यूज भी याद करने हैं। पीके वैल्यू 25 होता है, ये आपका 44 होता है 50 के आसपास। HCN का 10 होता है, NH3 36 हो गया, और H2CO3 आपका 6.4 पीके वैल्यू होता है। H2CO3 इज बेसिकली कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा इसका कंजुगेट बेस बनाया जाए। कंजुगेट बेस, तो HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस,
CH3 CH2 माइनस Cn माइनस, ठीक है, NH2 माइनस और आपका HCO3 माइनस, ठीक है, HCO3 माइनस आपका क्या हो जाएगा O माइनस डबल बॉन्ड O और आपका क्या हो गया OH हो गया HCO3 माइनस। समझ मेरी बात? तो इसमें जैसे लॉजिक अगर देना हो, जैसे मान लीजिए ABC में लॉजिक देना हो तो हम बोल सकते हैं लॉजिक कि भाई इनकी स्टेबिलिटी का डिस्कशन आप कर रहे हैं, तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, या बगल में sp हाइब्रिडाइज कार्बन है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो स्टेबलाइज कर गया। अगेन यहाँ आप बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और बगल में भी क्या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन माइनस आई, इसका माइनस आई से कमजोर है तो ये ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में। और यहाँ तमाम दिक्कतें हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और बगल में भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये क्या कर रहा है प्लस आई इफेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। समझ आ रही बात है? इसकी स्टेबिलिटी तो घट जाएगी। तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, वैल्यू से समझिए कि pK वैल्यू 50 मतलब वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड पॉसिबल ये क्या है आपका एल्केन, एल्केन और वीकेस्ट एसिड। तो अगर ये वीकेस्ट एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। H+ निकालने के बाद सिस्टम क्या है, बड़ा ही अनस्टेबल है, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। समझ में आ रही बात? तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, फिर ये, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसी प्रकार से HCN की बात करें तो HCN में आपने C ट्रिपल बॉन्ड N और -4, तो यहाँ कई फैक्टर बोल सकते हैं कि एक तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और बगल में क्या है sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, जबरदस्त माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज करके आपने sp बना दिया तो उसका माइनस आई का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज में भी वो करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, HCN की एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो गई। इसके बाद NH3 की बात करें तो NH3 में H+ निकालने के बाद नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, और स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर यहाँ है नहीं। ठीक है, तो अगेन NH3 इज अ वेरी वेरी वीक एसिड, NH2 माइनस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड ये सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 6.4 एसिडिक स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि H+ निकलने के बाद एक तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे, और दूसरी बात नेगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस डिलोकलाइज्ड भी है। ठीक है, तो ठीक ठाक अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जा रही है कंजुगेट बेस में, यानी कार्बोनिक एसिड इज अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCN हो गया, सॉरी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया, H2CO3 हो गया। उसके बाद आपका HCN हो गया। उसके बाद आपका एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका है, अगेन HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ में कौन आ गया, NH3 आ गया। उसके बाद क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ठीक है, नहीं उसके बाद क्या आ गया, अच्छा NH3 हो गया। NH3 के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद एल्केन का नंबर आ गया CH3, ये एल्केन का एसिडिक स्ट्रेंथ का नंबर आ गया। बात समझ में आ रही? तो H2CO3 HCN ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ कुछ जैसे यहाँ कंपैरिजन में आपको दिक्कत हो सकती है कि भाई अगर हमको कंपैरिजन करना हो कि NH3 और इनका कंपैरिजन, तो यहाँ थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और बगल से स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी NH2 माइनस के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? तो है तो एक्सपेरिमेंटल बात, लेकिन इसको आप याद रखेंगे हमेशा कि एसिटिलीन का pK वैल्यू 25, NH3 का pK वैल्यू 36, मतलब लगभग 10 की पावर 11 टाइम्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है 10 की पावर 11 टाइम्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का अंतर आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो एसिटिलीन इज फार मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू NH3, ये आपका एसिटिलीन हो गया। ये बड़ा ही एक बेसिक सवाल है भाई, इसको हमेशा याद रखना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब इसको याद करने का फायदा ये होगा, ठीक है, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंजुगेट बेस, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए तो हमने पहले ही डिस्कस करके रखा है कि जितना स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा उतना ही वीक क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। तो यही आइडिया लगाया जाए यहां।
जैसे यहीं पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ of conjugate base in the above case, in the above case। तो फिर से इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, CH3 CH2 माइनस, उसके बाद नंबर किसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, उसके बाद आपका NH2 माइनस, उसके बाद आपका HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, उसके बाद आपका Cn माइनस, और उसके बाद HCO3 माइनस। ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हम लोग को फाइनली समझना है। या फिर से अगर समझे हम, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा देता है और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं डिसाइड करना है। लॉजिक लगाने को तो आप यहाँ भी लॉजिक लगा सकते हैं, कुछ कुछ सोचेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सिंपली इसमें H+ जोड़ना है और कंजुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। जो कंजुगेट एसिड के H+ जोड़ने के बाद जो कंजुगेट एसिड बनेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, कंजुगेट बेस की एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। फिर से एक्सप्लेन कर दें कि कभी भी आपको ये सभी मॉलिक्यूल देके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, तो आप सब में H+ जोड़ के कंजुगेट एसिड बनाइए, कंजुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखिए, और रिवर्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑफ द कंजुगेट बेस। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक रेफरेंस क्वेश्चन रहेगा। एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे देख लिए जाए। जैसे अगर हम CH3CO3H की बात करें, और CH3COOH की बात करें, तो ये आपका 4.7 pK वैल्यू, और यहाँ आपका pK वैल्यू 8.2 के आसपास आता है। इसको बोलते हैं परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन वही आता है, परऑक्सी, वाई परऑक्सी एसिडिक एसिड इज अ वीकर एसिड इन कंपैरिजन टू एनी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर आप परऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा, और H+ डोनेट करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ निगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड हो गया और उल्टा रिपल्शन हो रहा है। तो लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होगा, रिपल्शन होगा, और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिवली क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, बिकॉज देयर इज अ लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें आपने H+ निकाल दिया, तो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन है, ये स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो ये रिलेटिवली क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया परऑक्सी एसिटिक एसिड, या परऑक्सी एसिड्स इन जनरल आर वीकर एसिड, जबकि देखने में लगता है कि भाई ज्यादा ऑक्सीजन है, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, वाई सल्फोनिक एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वाई सल्फोनिक एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर एग्जांपल लिया जाए RSO3H, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात किया जाए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H,
तो इसका जो पीके वैल्यू होता है वो -6.5 होता है। -6.5 मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनका भी पीके वैल्यू क्या होता है, निगेटिव में होता है। समझ में आ रही बात? तो निगेटिव में मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कभी भी सल्फोनिक एसिड को क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे? कभी नहीं। सल्फोनिक एसिड आर ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, क्यों? रीजन यही दिया कि भाई R S डबल बॉन्डो, यहाँ आपने H+ निकाल दिया तो निगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी वही बात है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और फर्दर आपने रेजोनेंस इस प्रकार से करा दिया तो आपका स्ट्रक्चर डबल बॉन्डो और आपका O-। ठीक है, तो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड है। तो यही सब कारण मिलके इसको वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? कारण और भी, एक्सप्लेनेशन और भी है, लेकिन हम लोग एक रिलेटिव बात समझ लिया जाए कि सल्फोनिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। पीके वैल्यू निगेटिव होता है, निगेटिव में होता है। तो अगर निगेटिव में है तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड एकदम अलग है। इसको कभी भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर नहीं करेंगे या उसके डेरिवेटिव से कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जबरदस्त आपका क्या है, स्टेबिलिटी आ रही है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट लिख लिया जाए, चौथा पॉइंट। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा हाइड्रोजन is acidic when, ठीक है, when alpha hydrogen is acidic in case of functional groups like NO2, CHO, CN, समझ मेरी बात? ठीक है, या C डबल बॉन्ड OR या इस टाइप का कोई भी सिस्टम। समझ मेरी बात? अब कारण क्या है? कारण फॉर एग्जांपल CH3NO2 की बात किया जाए। ठीक है, CH3NO2, तो ये आपका अल्फा कार्बन, इससे अटैच अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपने H+ निकाल दिया तो आपका क्या बन गया, CH2- और N डबल बॉन्ड O। अब ये जो NO2 है, ठीक है, ये अपने -R और -I इफेक्ट से इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज कर दिया और जबरदस्त स्टेबलाइजेशन हो गया। तो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी H+ के रूप में आसानी से निकल रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जबकि आपको पता है कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज कितना अनस्टेबल होता है। आपने एल्केन में देखा कि भाई कार्बन का अगर H+ निकाल दे और निगेटिव चार्ज कार्बन पे आए तो उसका पीके वैल्यू 50 के आसपास हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। मतलब वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड, कार्बन पे निगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है अनलेस कि आप उसको स्टेबलाइज करने का कुछ फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ NO2 का जबरदस्त रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और NO2 इतना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि एक NO2 मिलके इसका पीके वैल्यू 10 लेते जा रहा है। पीके वैल्यू 10 अगर आपको याद हो तो फिनॉल का पीके वैल्यू, तो फिनॉल के करीब एसिडिक स्ट्रेंथ किसके लिए आ रहा है, अल्फा कार्बन से अटैच अल्फा हाइड्रोजन की H+ निकलने के बाद निगेटिव चार्ज कार्बन पे। तो ये कैपेसिटी किसकी है,
NO2 की है, इट इज अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, इसके अलावा इन जनरल भी अगर बात किया जाए तो कोई भी अगर ऐसे ग्रुप अगर होता है तो ये अल्फा पोजीशन H+ आपने निकाला, यानी H+ निकलने के बाद अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है -R - I इफेक्ट से, तो उस केस में अल्फा हाइड्रोजन को हम एसिडिक बोलते हैं। तो अगेन -R - I इफेक्ट से ये क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। अच्छा, वैल्यूज में थोड़ा करेक्शन करेंगे। एक जगह हमने वीडियोस में इसका यहाँ अल्फा पोजीशन पे एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 16 के आसपास लिख दे, 16 नहीं है 19 होता है, पीके वैल्यू जो होती है वो 19 होती है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा कि कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल बोल रहे हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड को कार्बोनिल। तो चाहे ये एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उसके अल्फा पोजीशन पे अगर आप H+ निकालते हैं तो जो रेंज आती है वो 19, 20 या 18 की इसके आसपास की रेंज आती है। हमने 16 लिखवा दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहां भी अल्फा, फिर से समझिए कंपैरिजन किससे हो रहा है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, तो एल्केन में पीके वैल्यू 50 थी, वेरी वीक एसिड, और यहां आप 19 की बात कर पा रहे हैं, 10 की बात कर पा रहे हैं, मतलब ये C से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और उसका कारण क्या है, H+ निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज को आप -R - I इफेक्ट से बढ़िया स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएगा। सेम सिचुएशन इसमें होगी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से आप H+ निकाल दीजिए तो क्या बन गया, CH2 माइनस और C ट्रिपल बॉन्ड N, अगेन ये क्या है, -R - I इफेक्ट से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब एक और टॉपिक हम लोग को समझ में आ गया है कि अल्फा हाइड्रोजन कब एसिडिक होता है, जब H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज। तो पहली बात तो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन पहले ही हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये सब चीजें पहले भी डिस्कस किए हैं। तो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन को अगर आप निकालते हैं H+ के रूप में और नेगेटिव चार्ज, तो H+ के रूप में निकालते हैं तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आता है, ये बड़ा ही गड़बड़ फैक्टर है। लेकिन उस नेगेटिव चार्ज को अगर आप स्टेबलाइज कर देते हैं बाई -R - I इफेक्ट, तो ठीक ठाक एसिडिक स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है और वो एसिडिक की कैटेगरी में चला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन एसिडिक स्ट्रेंथ में काफी है, ठीक है। एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, भाई एसिड बेस रिएक्शन किस टाइप से हम लोग डिसाइड करते हैं, और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ये भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।